अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं एक बेहद डरावनी और मिस्टीरियस स्टोरी 13 फ्लोर। सोनिया ने देखा सुभाष कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। केक का बैटर फेंटते उसके हाथ रुक गए और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती सुभाष के करीब आई, जो एक बार फिर से फोन पर कोई नंबर मिलाकर अपने कान से लगा चुका था। अब सोनिया ने कुछ पल इंतजार किया। जब सुभाष ने कान से फोन हटाकर लाइन कट कर दी तो सोनिया ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? पता नहीं। परेशान सुभाष ने अपने होंठ दांतों के जरिए कुचले। सोहा फोन नहीं उठा रही। ओ, सोनिया ने होंठ सिकोड़कर अपने पति पर एक नज़र डाली। डोंट वरी सुभाष, मेरी 2 घंटा पहले उससे बात हुई है। तब वो डाइनिंग हॉल में थी, तो ज़रूर अब खाना खाकर अपने कमरे में सोने जा चुकी होगी। बात करते करते सोनिया ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। तकरीबन 10 बजने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि वो अब तक सो चुकी होगी। जो भी है, मैंने हमेशा उसे ये हिदायत की है कि अपने फ़ोन की आवाज़ खोल कर सोए, ताकि अगर हमें कोई ज़रूरत पेश आए तो हम उससे बात कर सकें। फिर वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, जबकि उसे इल्म है कि इस मामले में मैं किस कदर वहमी हूँ। और अब भी ऐसा ही है। उसके फ़ोन रिसीव ना करने ने मुझे बेचैन कर दिया है। बात करते करते सुभाष एक बार फिर से वीडियो कॉल मिलाकर फ़ोन अपने सामने कर चुका था। सोनिया एक ठंडी सांस भरकर किचन की तरफ वापस बढ़ गई। जानती थी कि इकलौती बेटी के मामले में सुभाष किस कदर जज्बाती है। यही वजह थी कि जब सोहा का दाखिला लंदन की एक यूनिवर्सिटी में हुआ तो सबसे पहले सोनिया ने अपोज किया। वो चाहती थी कि उनकी बेटी उनकी नज़रों के सामने रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, मगर चूंकि ये सोहा की ख्वाहिश थी जिसे सुभाष किसी सूरत रद्द न कर सकता था, इसीलिए सोनिया के मना करने के बावजूद सोहा को किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाज़त देकर लंदन रवाना कर दिया गया। हालांकि वो खुद स्कॉटलैंड के रिहायशी थे, जिनके लिए लंदन जाना कोई बहुत बड़ा मसला न था, मगर फिर भी जवान बच्ची को तन्हा दूसरी जगह भेजना जहां कोई जानने वाला ना हो, एक खासा सब्र आजमा काम था। ख़ास तौर पर उस सूरत में जब बाप सुभाष जैसा नफ्सियाती शख्स हो तो ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। इसका अंदाज़ा आज सोनिया को 1 हफ्ते में ही हो गया था कि अगर सोहा फ़ोन रिसीव करने में ज़रा सा भी टाइम लगाती तो सुभाष बेचैन हो जाता, जैसा कि अभी हो रहा था। पिछले 30 मिनट से वो लगातार बेचैन था और ये बेचैनी उस वक्त बढ़ गई जब दूसरी तरफ सोहा का फ़ोन बंद हो गया और बेल के बजाय ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब सुभाष की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई और उसने डायरेक्टरी की मदद से उस होटल की मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके रूम नंबर 1301 में उन दिनों टेम्पररी तौर पर सोहा रह रही थी कि उसके दाखिले का काम प्रोसेस में चल रहा था और शायद आने वाले मंडे तक वो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती, जबकि इससे पहले ही वो हादसा पेश आ गया जिसने सुभाष की छठे हिस्स को शाम से ही बेचैन कर रखा था। वो जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, उसी नौजवान को आज भी अपने इंतज़ार में पाया, जो पिछले कुछ दिन से रोज़ाना उसकी होटल वापसी के वक्त नीचे लॉबी में उसे अपना इंतज़ार करते हुए मिलता। और जैसे ही वो खाना खाकर लिफ्ट के ज़रिए 13 फ्लोर पर वाक़ अपने कमरे में पहुंचती, वो अजनबी नौजवान लिफ्ट के बाहर कॉरिडोर में मौजूद खाली कुर्सी पर बैठा होता। सोहा को हैरत होती कि वो किस तरह उससे पहले ऊपर आ जाता था, जबकि वो हमेशा लिफ्ट में
उससे पहले सवार होती, मगर जब भी ऊपर आती वो उससे पहले वहां मौजूद होता। पहले पहल तो सोहा उस नौजवान को इस होटल का कोई रहने वाला समझती रही। फिर मालूम हुआ शायद वो वहां मुलाजिम था, क्योंकि उसका हुलिया काफ़ी सादा सा होता। मगर चूंकि वो कभी भी होटल के यूनिफॉर्म में नज़र न आया तो सोहा को अपना ये ख्याल भी बदलना पड़ा। लेकिन एक दिन जब वो अपनी फ़ीस के सिलसिले में यूनिवर्सिटी गई तो उस वक्त हैरान हुई जब होटल की तरफ से बुक करवाई गई कार सर्विस का ड्राइवर वो नौजवान निकला जो सोहा से रोज़ाना दिन में कई बार टकरा रहा था। और उसी दिन दौरान सफ़र उस नौजवान ने सोहा को अपना नाम राकेश बताया, जो इंडिया से यहाँ नौकरी के लिए आया था और पिछले कुछ महीने से होटल की टैक्सी सर्विस से जुड़ा हुआ था। राकेश यहाँ बिल्कुल अकेला था। ऐसे में सोहा को अपनी कंट्री का समझकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, जबकि सोहा की अपनी मसरूफियात इतनी थीं कि वो उस दिन के बाद दोबारा राकेश से बात न कर सकी। लेकिन आज वो एक बार फिर लॉबी से उठकर उसके पीछे ऊपर तक आ गया तो उसे हैरत के साथ साथ कुछ अजीब भी लगा। यही वजह थी कि वो लिफ्ट से बाहर निकलते हुए ठिठक गई थी और राकेश के सामने जा रुकी। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोहा का लहजा उकताया हुआ था। साफ महसूस किया जा सकता था कि उसे राकेश का अपने पीछे पीछे ऊपर तक आना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। दूसरी तरफ राकेश को सोहा का इस तरह अचानक सवाल की उम्मीद न थी, इसलिए वो थोड़ा सा घबराकर उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं, एक सवारी का सामान ऊपर पहुंचाने आया था। उसका लहजा चुगली खा रहा था कि वो झूठ बोल रहा है, मगर सोहा उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करती अपने कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे का लॉक खोलकर वो कुछ सेकंड बाहर वेट करती रही कि कहीं राकेश उसके पीछे रूम में ना आ जाए। मगर वो शायद वहाँ से जा चुका था, क्योंकि कॉरिडोर बिल्कुल खाली पड़ा था। तो अपनी तसल्ली के बाद उसने इत्मीनान से कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। होटल मैनेजमेंट से कांटेक्ट होते ही सुभाष की परेशानी और बढ़ गई जब होटल मैनेजर ने बताया कि रूम नंबर 1301 का दरवाज़ा लॉक है। शायद मिस सोहा अभी तक होटल नहीं पहुंची। अपने ख़ास प्रोफेशनल अंदाज से मैनेजर ने बात करके फ़ोन बंद कर दिया, मगर सुभाष ने फ़ौरन ही दोबारा कॉल मिलाई और मैनेजर के फ़ोन उठाते ही बेचैनी से बोला, सर, मेरी 2 घंटे पहले अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात हुई तो वो आपके होटल के डाइनिंग हॉल में ही मौजूद डिनर कर रही थी और फिर उसके अपने कमरे में जाकर आराम करने की इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल चुकी है, मगर अब वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। ये मसला परेशान करने वाला था कि अचानक ही उसका फ़ोन बंद हो गया, जिसने मुझे और परेशान कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी को भेजकर आप उसके कमरे को चेक करें ताकि मालूम हो सके कि वो कमरे में है या नहीं। वो तो ठीक है सर, लेकिन यहाँ उनके कमरे की चाबी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अपने रूम में ही हैं। आप परेशान मत हों, मैं किसी को भेज कर देखती हूँ। इस बार दूसरी तरफ कोई औरत थी जिनसे बात करके सुभाष को खासी तसल्ली हुई और फिर एक एक पल गिन गिन कर गुजारने लगा कि कब होटल वाले उसे कॉल करके सोहा की खैरियत की खबर दें या फिर सोहा कॉल बैक करके नाराज़ हो। आप क्यों बिला वजह यहाँ वहाँ मेरी तलाश के लिए हरकारा दौड़ा देते हैं? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊँगी। सुभाष जानता था कि इन हालात में उसकी बेटी का क्या रद्द अमल होता है, जिसे सोचकर वो मुस्कुराता भी रहा। मगर 1 घंटे बाद होटल वालों की तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल ने उसके तमाम तर खदशात की तस्दीक कर दी, जिनमें वो उस वक्त से मुब्तला था जब सोहा ने उसकी कॉल रिसीव न की थी। सोहा को आज यूनिवर्सिटी जाना था, जहां उसके कुछ टेस्ट थे,
मगर अपने कमरे से बाहर कदम रखते ही वो हैरत ज़दा रह गई जब देखा राकेश रात वाले हुलिये में ही कॉरिडोर की खाली कुर्सी पर बैठा शायद उसी का इंतज़ार कर रहा था। सोहा ने कमरा लॉक करके यहाँ वहाँ देखा, पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो बाहर निकलकर तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ी जब एकदम से ही राकेश उसके सामने आ गया। क्या बात है? सोहा को हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। हटो मेरे सामने से, मुझे देर हो रही है। लिफ्ट के बटन को प्रेस करती वो शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ी जहां रास्ता रोके राकेश खड़ा था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। राकेश की जुबान से फिसलने वाला ये जुमला इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो चौंक कर अपनी जगह रुक गई। हैरान मत हो, राकेश सरसराती आवाज में बोला। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो सोहा के करीब हुआ ही था कि सोहा ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इतने में लिफ्ट ऊपर से आ गई थी। उसके शीशे का ऑटोमेटिक डोर खुल चुका था। सोहा ने चाहा वो जल्दी से अंदर दाखिल हो जाए, मगर राकेश ने लिफ्ट के दरवाजे में पांव दे दिया और ढिठाई से बोला, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ये लिफ्ट यहाँ से नहीं जाएगी। बकवास बंद करो अपनी और हटो यहाँ से, सोहा चीखी जब अचानक एक सफाई वाला लड़का उसकी आवाज़ सुनकर लिफ्ट की तरफ आ गया और हैरत से सोहा को तकने लगा। जबकि उस लड़के के आते ही राकेश भी खामोशी से लिफ्ट में दाखिल हो गया और कुछ ही सेकंड में वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर जा पहुंचे। इन हालात को देखते हुए सोहा फैसला कर चुकी थी कि वो न सिर्फ राकेश के बारे में होटल में शिकायत दर्ज करवाएगी बल्कि आज ही अपने डैड को भी फ़ोन पर सारी डिटेल बता देगी। कहीं उन सब की बेखबरी में राकेश उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। सच ये था कि वो राकेश से डर महसूस कर रही थी। वो काउंटर की तरफ बढ़ी जबकि राकेश काउंटर के करीब मौजूद सोफे पर जा बैठा। जी मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सोहा को काउंटर की तरफ आता देख कंप्यूटर पर मौजूद लड़की खुश अखलाकी से मुस्कुराई। जवाब में सोहा ने राकेश के बारे में सारी डिटेल उस लड़की को सुना दी। उसका लॉबी से उठकर ऊपर तक आना, टैक्सी सर्विस के बारे में और फिर आज अभी कुछ देर पहले पेश आने वाला सारा वाकया, जिसे सुनकर हैरत से लड़की का मुंह खुला रह गया। ओह सॉरी मैम, हमें अफसोस है कि आपको इस होटल में हमारे किसी मुलाजिम की वजह से तकलीफ उठाना पड़ी। लड़की के लहजे में मौजूद शर्मिंदगी साफ महसूस की जा सकती थी। क्या आप उस मुलाजिम का हुलिया यहाँ नोट करवा सकती हैं? लड़की ने कंप्यूटर की तरफ ध्यान देते हुए सोहा से कहा। हुलिया? सोहा बड़बड़ाई। 1 मिनट। अब उसने पीछे पलटकर उस तरफ देखा जहाँ राकेश बैठा उसे ही देख रहा था। फिर वो काउंटर गर्ल के करीब होकर बोली, आप सामने देखिए, ब्लैक सोफे पर सफ़ेद शर्ट पहने वो ही नौजवान बैठा है जो अभी अभी मेरे साथ लिफ्ट में नीचे आया है। काउंटर गर्ल ने उसके इशारे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी, मगर मैम वहाँ तो कोई भी नहीं है। सोहा को हैरत हुई क्योंकि राकेश अभी भी अपनी जगह पर मौजूद उसे ही देख रहा था। उसे लगा काउंटर गर्ल शायद मजाक के मूड में है, जब अचानक ही सोहा ने अपने करीब खड़े शख्स को पुकारा। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आपको पीछे ब्लैक सोफे पर बैठा नौजवान दिखाई दे रहा है? उसके तौज्जा दिलाने पर अधेड़ उम्र शख्स ने मुड़कर देखा और इनकार में सर हिलाते हुए बोला, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अब सोहा चौंकी और पलटकर अपने पीछे देखा जहाँ मौजूद सोफ़ा बिल्कुल खाली पड़ा था। जब उसी तब उसे ऊपर सफाई करने वाला लड़का आता दिखाई दिया। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। वो कंफर्म करना चाहती थी, क्या तुमने लिफ्ट में मेरे साथ एक सफ़ेद शर्ट वाले नौजवान को देखा था? अभी कुछ देर पहले, जो मुझसे लड़ रहा था और तुम मेरी आवाज़ सुनकर शायद किसी कमरे से बाहर आए थे। सॉरी मैम, आप चीख ज़रूर रही थीं,
मगर आपके साथ कोई नहीं था। यकीन जानिए, लिफ्ट में आप बिल्कुल अकेली नीचे आई हैं। लड़का बात पूरी करके जा चुका था और सोहा अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी थी। ऐसे में होटल मैनेजर ने कुछ देर बाद उसे ये बताकर और परेशान कर दिया कि टैक्सी सर्विस में राकेश नामी कोई भी इंडियन लड़का मौजूद नहीं है, जबकि 13 फ्लोर का कैमरा भी किसी अजनबी नौजवान को कॉरिडोर में दिखाने से इनकारी था। फिर वो कौन था जो कुछ दिनों से लगातार सोहा का पीछा कर रहा था? ये सवाल इतना परेशान करने वाला था कि 21 साला सोहा घबरा गई और उसे बेहतर लगा कि आज यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपने डैड से बात करके उन्हें यहाँ की हर बात बता देगी। मगर उसकी नौबत ही न आई और वो हादसा हो गया जिससे वो खौफजदा थी। सोहा का रूम खाली था। शायद वो होटल ही न आई थी। होटल मैनेजमेंट की तरफ से दी जाने वाली ये खबर इतनी परेशान करने वाली थी कि सुभाष और सोनिया के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गया और सुबह होने से पहले ही वो लोग लंदन के लिए रवाना हो गए और लगभग दोपहर तक उसी होटल जा पहुँचे जहाँ सोहा रह रही थी। और उसके मैनेजर के बयान के मुताबिक सोहा के रूम की चाबी भी काउंटर पर न थी, जिसका मतलब था कि वो होटल आई है, जबकि होटल के डाइनिंग हॉल में मौजूद कैमरा भी इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने वहां बैठकर डिनर भी किया है। फिर वो ऊपर जाते हुए भी देखी गई, लेकिन वो अपने कमरे में न थी और ये सूरत हाल इस कदर हौलनाक थी कि सुभाष का जहन भी कुछ सोचने समझने से कासिर था। उसकी इकलौती और लाडली बेटी लंदन के होटल से गायब हो गई थी, जिसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार न था। आखिरकार सुभाष को पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ा ताकि वो तहकीकात करें कि सोहा कहाँ गई। मम्मा से फ़ोन पर बात करते हुए सोहा बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि वो उन्हें राकेश के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसे इंतज़ार था कि जब डैड ऑफिस से घर आकर उसे फ़ोन करें तो वो राकेश के बारे में हर बात उनसे शेयर कर ले। आज खिलाफे तौक़ा राकेश भी नीचे नहीं था, इसलिए वो निहायत इत्मीनान से लिफ्ट के ज़रिए अपने फ्लोर तक पहुंच गई, जहां उम्मीद के बिल्कुल उलट आज कॉरिडोर भी खाली था, जिसे देखकर सोहा ने इत्मीनान की सांस ली। वैसे भी वो अब सिर्फ 2 दिन इस होटल में थी। मंडे तक उसे अपना सामान लेकर हॉस्टल शिफ्ट हो जाना था। इसी सोच में गुम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, ठिठक कर अपनी जगह रुक गई, क्योंकि कमरे के इकलौते बेड पर राकेश बैठा उसे ही देख रहा था। ऐसे में एक साथ गुस्सा और हैरत की कैफियत उस पर हमला आवर हो गई और वो तेज आवाज में चिल्लाई, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त, फौरन जाओ। उसने देखा राकेश पर उसकी चीख व पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था और उसी सबब वो लगातार उसे देखकर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलते उसके करीब आ गया। राकेश ने अपने होठों पर उंगली रखकर सोहा को खामोश करवाया। मत चिल्लाओ, कोई यहाँ तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। सोहा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बदहवासी के आलम में लिफ्ट की तरफ दौड़ लगा दी। उसने देखा राकेश उसके पीछे ही आ रहा था। सोहा ने जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाया जब तक राकेश उसके सर पर आन पहुंचा। देखो, तुम कुछ भी कर लो, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकोगी। अजीब, खौफनाक और सरसराती हुई आवाज़। सोहा ने देखा राकेश का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। इतने में लिफ्ट ऊपर आ गई थी। सोहा ने उसका दरवाज़ा खोला, जबकि राकेश पहले ही लिफ्ट में दाखिल हो गया। सोहा बाहर ही रुक गई, क्योंकि आज उसे राकेश से अजीब तरह का खौफ, डर महसूस हो रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दो, हाथ जोड़ती सोहा निगाहों में इल्तिजा लिए उसे देखते हुए बोली। मेरी ज़रूरत पूरी कर दो,
फिर यहाँ से चले जाना। जवाबन राकेश शैतानियत से मुस्कुराया। तो तुम्हारी ज़रूरत? सोहा ने उसे देखा। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून। अल्फाज के साथ उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि मारे डर के सोहा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और दुनिया जहान से बेखबर हो गई। पुलिस की कार्रवाई का भी कोई नतीजा न निकला। सोहा का फोन ट्रेस न किया जा सका। उसका सारा सामान अपने कमरे में ही था, जिसे लेकर रोता पीटता सुभाष और सोनिया स्कॉटलैंड वापस आ गए। जब अचानक 1 महीने बाद लंदन से आने वाले फ़ोन ने उनके तन मुर्दा में जान डाल दी। फ़ोन पुलिस स्टेशन से ये इतला देने के लिए किया गया था कि सोहा मिल गई है। अब वो दोनों भागम भाग लंदन पहुंचे, जहां सोहा का मुर्दा जिस्म उनके इंतज़ार में था, जो उसी होटल की छत की टंकी से मिला था जहां वो रह रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान न था, लेकिन सारा जिस्म खून से खाली था। उसका मोबाइल भी टंकी में ही था। टंकी इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां तक बिना सीढ़ी जाना नामुमकिन था, जबकि छत पर कोई सीढ़ी न थी। फिर वो टंकी में कैसे गई? ये एक ऐसा मुअम्मा था जिसे कोई हल न कर सका। टंकी का ढक्कन बाहर से लॉक था और चाबी नीचे काउंटर पर थी। होटल की वीडियो के मुताबिक सोहा किसी सुपरनेचुरल चीज से झगड़ रही थी, जो कैमरे की आंख से ओझल थी, जबकि सुभाष को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, जिसमें होटल का कोई मुलाजिम मुलविस था और वीडियो भी एडिट की गई थी या शायद बीच से गायब कर दी गई थी। जो भी था, सोहा मर चुकी थी और ये एक ऐसा मुअम्मा था जो जाने कब हल हो। सुभाष इस वाक़ये के बाद कई बार लंदन गया, हर बार इस उम्मीद के साथ कि शायद वो अपनी बेटी के पुरअसरार कत्ल का मुअम्मा हल कर सके, मगर नाकाम रहा। अलबत्ता उसे ये ज़रूर मालूम हुआ कि छत पर लगा लोहे का गेट हमेशा बंद रहता था, जिसकी चाबी सिर्फ सफाई करने वाले स्टाफ को दी जाती थी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोहा के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, न उसके जिस्म में किसी नशे की मौजूदगी जाहिर हो सकी। आम ख्याल ये था कि वो शायद खुद अपने होशो हवास ऊपर गई है, मगर सवाल ये था कि उसके पास छत की चाबी कहाँ से आई और वो टंकी तक कैसे पहुंची, जहां जाने के लिए कोई सीढ़ी छत पर मौजूद न थी। और टंकी में सोहा की मौजूदगी का इल्म भी शायद किसी को न होता अगर होटल के पानी में हल्की सी बदबू न पैदा होती, जिसके बाद कुछ लोगों की शिकायत पर पानी की टंकी चेक की गई, जहां से सोहा की लाश बरामद हुई। होटल मैनेजमेंट इसे किसी सुपरनेचुरल का काम करार दे रही थी, जबकि कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद सुभाष को ये पता चला कि इस होटल से गायब होने वाली सोहा इकलौती लड़की ना थी, बल्कि 13 फ्लोर पर अक्सर ऐसे हादसा पेश आ चुके थे। और हैरत की बात यह थी कि इन सब बातों के बावजूद 13 फ्लोर बंद नहीं किया गया, जबकि उसूली तौर पर उन्हें तन्हा लड़कियों को रहाइश ही नहीं देना चाहिए थी। और अब सब बातों को जानते हुए सुभाष को आज भी यकीन है कि वो अपनी कोशिश के जरिए सोहा के कातिल तक पहुंचकर उसे सज़ा ज़रूर दिलवाएगा, जिसकी बज़ाहिर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ये मुमकिन हो जाए। फ़िलहाल तो वो अपनी बेचैन रूह के साथ स्कॉटलैंड और लंदन के दरमियान चकराता फिर रहा है कि इकलौती बेटी की तकलीफदेह मौत उसे सुकून नहीं लेने दे रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।